अपन आज की क्लास में महाराणा सांगा की चर्चा करेंगे। किसके? महाराणा सांगा। इसकी बात करेंगे सब। किसके? इसके। और चर्चा करने वाला होगा ये, ठीक है ना? हाँ, आज अपन चर्चा करेंगे महाराणा सांगा के। देखो, कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें भी पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि जब रायमल का बेटा जयमल मारा जाता है, रायमल का बेटा पृथ्वीराज को जहर दे दिया जाता है, तो रायमल के अन्य संतानों में से सबसे अच्छा और योग्य सांगा ही बचा था। बाकी तो सारा निकर्मा था। ये ठीक था। सांगा को बुलाता है, अरे बोल बेटा खड़ा हो इतना दिन। बोल पापा मैं तो श्रीनगर जा रहे थो। रायमल सोची शायद ठंड का में घूमना जा रहे थो, न्यू को नहीं अजमेर आड़ गाँव श्रीनगर में डकैती करया कर। तो श्रीनगर ही रहा था लास्ट में, आपको पता है। पर वो श्रीनगर नहीं है, जम्मू कश्मीर वाली की बात नहीं कर रहे। पर तो बताइए कि भी मैं तो श्रीनगर जा रहे सो इतना दिन। पापा श्रीनगर आ पा तो पापा थाने की याद को नहीं। बोल बेटा आई तो गणे ही, पर तेरा भाइया की पूरे दुश्मनी चल रही। मैं सोचे ठीक है, तब आपको सुरक्षित बैठे हुए। तो बाद में सांगा को राजा घोषित कर दिया जाता है 1509 में, और 1509 में ही रायमल की मृत्यु हो जाती है और सांगा बन जाता है चित्तौड़ का राजा। कौन है? सांगा। अब अपन सांगा की बात पढ़ें तो सांगा में पहली बात तो इनका कालक्रम। सांगा का मूल नाम संग्राम सिंह प्रथम था। संग्राम सिंह प्रथम ही महाराणा सांगा है। सांग कौन काट रखे हो? आंख एक फूट रही है, देखो आंख देख रही है ना? ये हाथ नहीं है एक। सांगा का दायां हाथ नहीं है, दाई आंख नहीं है, और बायां पैर से लंगड़ा ऐसे कर रखा है। पहले पिक्चर देखिएगा, पूरा ट्रेलर में बाद में दिखलाता हूं आपको। सांगा के एक हाथ नहीं है, सांगा के एक आंख नहीं है। देखो आंख से दिख रहा है ना, कोई को नहीं बेचारे को, है ना? दिख रहे हैं। और सांगा का जो बायां पैर है वो है पर लंगड़ा है, युद्ध में घायल हो गया था सब। अब इसी सांगा के कालक्रम की बात करेंगे अपन। ये 1509 में शासक बनता है। 1509 में तारीख इतिहासकार दो अलग अलग बताते हैं, एक तो 5 मई और एक है 24 मई। 5 मई या 24 मई दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी। 5 मई या 24 मई 1509 को ये शासक बनता है। कौन? सांगा। रायमल का ये बेटा है, रायमल का बेटा। नंबर क्रम में तीसरा था। सबसे बड़ा रायमल का जो बेटा था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसकी कहानी हमने पूरी डिटेल से पढ़ी। जयमल उनका दूसरा बेटा था और तीसरा सांगा था। राजकाज को लेकर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था और उसी उत्तराधिकारी संघर्ष में इसको अपनी एक दाईं आंख गंवानी पड़ी। क्या? दाईं आंख। और युद्ध में इनको अपना एक हाथ गंवाना पड़ा और अपने एक पैर से इनको अपंगता का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं, जन्म कुंडली आप याद नहीं रखेगा। शासन काल जो इनका रहा है 1509 से लेकर 1528 तक रहा है। सांगा का शासन काल है 1509 से लेकर 1528 तक। शासन काल जरूर याद रखिएगा जनाब। शासन काल है इनका 1509 से लेकर 1528। पिता इनकी रायमल है, माता इनकी रतन कुंवर है। रतन कुंवर, माता रतन कुंवरी है। राज्याभिषेक की बात करें तो मैंने बताया था कि 5 मई 1509 या 24 मई 1509 को हुआ है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी में होती है, और कालपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु कालपी में होती है। और इनकी जो छतरी है, जबकि एनसीईआरटी जो कहती है वो बात अलग है
एनसीईआरटी की बुक में इनकी मृत्यु बसवा दिखाई गई है। कहाँ लिखी गई है? बसवा, जबकि इनकी मृत्यु कालपे में हुई है। अगर ऐसा आता है बसवा भी ऑप्शन में है तो हम बसवा तो करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में आज तक ये लिखा हुआ है। छतरी इनकी 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी बनी हुई है। इनकी उपाधियों की बात करें तो एक उपाधि इनकी हिंदूपत है। हिंदूपत उपाधि इन्होंने खातौली युद्ध के बाद धारण की थी। आगे अपन युद्ध क्रम में जब पूरी चर्चा करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। हिंदूपत इनकी उपाधि खातौली युद्ध के बाद इन्होंने धारण की थी। हिंदूपत का मतलब क्या है? कहते हैं कि इसने 16वीं शताब्दी में, क्योंकि 1500 शुरू हो गया तो 16वीं शताब्दी होगी, अपने शासन काल में सभी राजपूत राजाओं को एकजुट किया। सभी राजपूत राजाओं को एकजुट किया और बाह्य आक्रांताओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और इसी सांगा ने एक संघ भी बनाया जिसका नाम राजस्थान संघ था। राजस्थान संघ, जबकि राजस्थान संघ तो आप एकीकरण में पढ़ते हो, पर राजपूताने के इतिहास में बात करें तो सांगा की बात करेंगे। हिंदूपत इन्होंने खातौली युद्ध के बाद धारण किए और 16वीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक अगर कोई हुआ है तो वो सांगा ही हुआ। महाराणा सांगा अर्थात संग्राम सिंह प्रथम। सैनिक का भग्नावेश इसलिए कहा गया कि जबकि युद्ध के मैदान में जब लड़ते थे तो ऐसे लगते थे कि जैसे एक सैनिक लड़ रहा है, क्योंकि युद्ध के मैदान में सैनिक का एक ही कर्म होता है कि राजा के अपने स्वामी भक्ति के प्रति प्राणों को न्यौछावर कर जाना। यानी जब तक उसके सांस हैं, प्राण हैं, तब तक युद्ध में लड़ता रहेगा। ऐसा ही सांगा था। युद्ध के मैदान में इसने एक राजा की भांति युद्ध नहीं किया, एक सैनिक की भांति भी युद्ध किया है। इसलिए कर्नल जेम्स टूड ने कहा कि यह सैनिक का भग्नावेश है। इसके बाद मानवों का खंडर इसलिए कहा जाता है कि इनके शरीर पे अनेकों घाव थे, कुरूप हो गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मानवों का खंडर। हमने बात की इनकी 3 उपाधियों की। मैंने कहा एक तो हिंदूपत कहा जाता है, हिंदूपत 16वीं शताब्दी का हिंदू शक्तिशाली शासक माना जाता है। 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक किसको कहा गया? सांगा को। और हिंदूपत की उपाधि भी। तो देखो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि हिंदू वाली उपाधियां कई बार आपको डाउट करती है। एक तो आता है हिंदू सुल्तान उपाधि है महाराणा कुंभा की। किसकी है? महाराणा कुंभा की। और हिंदू पत उपाधि है महाराणा सांगा की। एक है परबल हिंदू, ये कहा जाता है राणा अमीर को। किसको कहा जाता है? राणा अमीर को कहा जाता है। एक कहा जाता है हिंदू सम्राट कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान ही पृथ्वीराज तृतीय है। इसके बाद एक आता है उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। ये बीएन पाठक ने महेंद्र पाल के लिए कहा था। किसके लिए? महेंद्र पाल। पर मैंने एक बात और बोली है कि 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक वो है महाराणा सांगा। 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक तो कौन है? महाराणा सांगा है। बात समझ में आई? तो हिंदू सुल्तान किसकी है? कुंभा की। परबल हिंदू राणा अमीर, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय। उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बीएन पाठक ने किसको कहा है? महेंद्र पाल, जो प्रतिहार वंश का एक शासक रहा है, महेंद्र पाल। इसके बाद हम जो चर्चा करें वो आती है इनके समकालीन। जब महाराणा सांगा राजा बने 1509 में, उस समय में नजदीकी जो राज था, नजदीकी जो शक्तियां थी, उस समकालीन शासक कौन कौन थे?
और महाराणा सांगा का किन किन शासकों के साथ युद्ध हुआ है? जब महाराणा सांगा शासक बने उस समय दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी का राज था। याद रखिए, प्रश्न अगर पूछा जाता है तो अलग अलग वे में पूछा जाएगा। महाराणा सांगा जब शासक बने तब दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी था। कौन है भाई? सिकंदर लोधी। अब यहां पे कुछ विशेष बातें होंगी। सिकंदर लोधी, दिल्ली का शासक उस समय सिकंदर लोधी है, परंतु सिकंदर लोधी के साथ महाराणा सांगा का कोई युद्ध नहीं हुआ। मैंने क्या कहा है कि जब महाराणा सांगा शासक बने उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शासक बने तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था, परंतु मालवा का जो शासक था उस समय वो नसीरुद्दीन या नासिर शाह। कौन है? नसीरुद्दीन या नासिर शाह। और गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। ये जो तीन शासक हुए हैं, इन तीनों शासकों के साथ महाराणा सांगा का युद्ध नहीं हुआ। मेरी बात सुन रहे हो? ये वो शासक हैं जब महाराणा सांगा शासक बने तब ये दिल्ली का शासक है, मालवा का शासक नसीरुद्दीन या नासिर शाह है और गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा। परंतु किन किन शासकों के साथ महाराणा सांगा के युद्ध हुए हैं? उनमें से एक है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ। महमूद खिलजी सेकंड, जबकि एक महमूद खिलजी आप पहले पढ़ चुके हो महाराणा कुंभा के साथ, जो 1537 को सारंगपुर का युद्ध हुआ था, पढ़े हो ना? तो युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी के साथ, युद्ध हुआ महमूद खिलजी सेकंड के साथ और युद्ध हुआ है मुजफ्फर शाह द्वितीय के साथ। आपको इनकी तिथियों का कालक्रम नहीं ध्यान रखना है। कौन दिल्ली का शासक कब तक था, कौन गुजरात का शासक कब से कब था, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें इतना याद रखना है कि जब सांगा जब राजा बने मेवाड़ के, उस समय दिल्ली का शासक कौन है? कौन है? सिकंदर लोधी। मालवा का शासक कौन है? नसीरुद्दीन या नासिर शाह। और गुजरात के शासक है महमूद बेगड़ा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि महाराणा सांगा का दिल्ली के किस शासक के साथ युद्ध हुआ, तो वह इब्राहिम लोधी, मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का मुजफ्फर शाह। सबसे पहले हमें बेसिक याद होना चाहिए। कहने का मतलब ये चीजें अगर आपके नॉलेज में होंगी ना तो आगे लड़ाई करवाने में आपको पता मजा आएगा आपको, सीधी सी बात। अन्यथा कौन किसके साथ लड़ा पता ही नहीं चलेगा साहब। तो दिल्ली का शासक कौन है? सिकंदर लोधी। मालवा का, गुजरात का महमूद बेगड़ा। और इब्राहिम लोधी के साथ दो युद्ध होते हैं, खिलजी के साथ भी युद्ध होता है और मुजफ्फर शाह के साथ भी युद्ध होता है। अब एक पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कई बार, महाराणा सांगा के युद्ध दे देता 4। ध्यान रहे सभी का, महाराणा सांगा के 4 युद्धों का नाम देता है और तिथि होनी चाहिए आपके माइंड में, और कहता है इनका सही क्रम बताइए। यानी कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया, कौन सा युद्ध बाद में लड़ा गया, इस प्रकार से क्रम व्यवस्थित करना आता है। और इस बात से आप भली भांति परिचित हैं कि ये पर्सन वही कैंडिडेट कर पाता है जिसको तिथियां याद होते हैं। क्या याद हो? तिथियां। पर मैं आपको ये कहता हूं कि एक छोटा सा चुटकुला, एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। युद्ध कर्म कभी नहीं भूलोगे, युद्ध कर्म में कभी नहीं भूलोगे। किनके? सांगा के द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है। तो सांगा ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं उनका मैं आपको क्रम बताता हूं। खातगेरी बाड़ी में गाइब के खावेगी। क्या बताया? महाराणा सांगा के साथ या महाराणा सांगा ने जो युद्ध लड़े उन युद्धों का सही क्रम क्या है? खातगेरी बाड़ी में गाइब के खावेगी। क्या बोला? खातगेरी बाड़ी में गाइब के खावेगी।
खात से हो गया खातोली, गेरी वो छोड्डो, बाड़ी से हो गया बाड़ी, गा से हो गया गागरोनगढ़, ई से हो गया ईडर, बै से हो गया बयाना और खा से हो गया खानवा। ये युद्ध लड़े गए हैं साहब। सांगा के द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम आप कभी नहीं भूलोगे। खात गेरी बाड़ी में, गायब के खावेगी। के कहो है? शाबाश 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 शाबाश, जोश में आओ। क्या बोला? खात गेरी बाड़ी में, गायब के खावेगी, गायब के खावेगी। तो खात से हो गया खातोली, बाड़ी से बाड़ी, गेरी को नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। कभी गेरी को भी गेराज को युद्ध बना दो। खातोली, बाड़ी, गागरोनगढ़, ईडार, बयाना, खानवा, क्या क्या है? एक तो है खातोली। कौन सा? खातोली। दूसरा बाड़ी का युद्ध। कौन सा? बाड़ी। तीसरा गागरोनगढ़ का युद्ध। चौथा ईडर का युद्ध। पांचवा बयाना का युद्ध और छठा खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। याद रखिएगा। तिथि भी 17 18 19 20, 17 18 19 20, 17 18 19 20 और बाद में आ जाएगा 27। ये लो भाई, 27 में 2 युद्ध लड़े गए। यानी 1517 से लेकर 1527 तक इनका युद्धों का पंगा चला। लास्ट में चंदेरी के युद्ध में भी भाग लेने गए थे और वहां पर अंतिम समय ऐसा हुआ कि इनको सालिक के द्वारा वही जगमाल इनको जहर देता है। उंगाड़ा 2.5 सल्टाएं। एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने सीढ़े जड़ सल्टा दी हो। संगा ने भी अंतिम समय में जगमाल ही जहर देगा। कौन देगा? जगमाल। तो युद्धों का क्रम क्या बोला? खात गेरी बाड़ी में, गायब के खावेगी, खातोली, बाड़ी, गागरोनगढ़, ईडर, बयाना, खानवा। 17 18 19 20 27 ताई ना बोल दियो 27 के 27 सह बोलिया जिनको उठेगी ऊपर 27। याद रहिए कौन सा युद्ध है? खात गेरी बाड़ी में, गायब के खावेगी, खावेगी तो खातोली, बाड़ी, गागरोनगढ़, ईडर, बयाना, खानवा। और 17 18 19 20, 17 18 19 20। देखो खातोली पड़ती है कोटा, उस समय आती थी बूंदी, वर्तमान में है कोटा। तो खातोली पड़ता है कोटा, बाड़ी पड़ता है धौलपुर, गागरोन पड़ता है झालावाड़, ईडर पड़ता है गुजरात, बयाना पड़ता है भरतपुर, खानवा पड़ता है भरतपुर। खानवा भरतपुर। किन किन के साथ कौन कौन से युद्ध हुए? खातोली और बाड़ी का युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ हुआ। गागरोनगढ़ का युद्ध महमूद खिलजी सेकंड के साथ हुआ। ईडर का युद्ध मुजफ्फर शाह और भारमल के साथ हुआ। बयाना और खानवा का युद्ध बाबर के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? बाबर के। अब बात करते हैं, देखो खातोली का जो युद्ध लड़ा गया, खातोली पड़ती कहां है? कोटा। युद्ध हुआ 1527, इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ है। पूरी डिटेल से मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक बार आपको युद्धों का क्रम याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे आपको याद रहेगा तो आप पेपर में मात नहीं खाओगे। एग्जामिनर सोचेगा कि ज्वाइनिंग राजगढ़ के एरिया में दें या जैसलमेर के टिल्लो में दें, है ना। तो ज़्यादा नंबर ले आते हो तो प्रायिकता आपके क्षेत्र विशेष की मिल जाएगी आपको। तो खातोली का युद्ध जो हुआ 1517 में कोटा में हुआ, इब्राहिम लोधी के साथ हुआ। बाड़ी में बाड़ी में बाड़ के मारे इब्राहिम लोधी के 2 सेनापति मियाँ हुसैन और मियाँ मक्खन। उन्हें बाड़ी में बाड़ के मार धोल धक्के से मक्खन खुआया उनको के मियाँ हुसैन और मियाँ मक्खन, मियाँ हुसैन और मियाँ मक्खन। आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद गागरोनगढ़ जो युद्ध हुआ है महमूद खिलजी द्वितीय के साथ हुआ है 1519 में हुआ। ईडर का युद्ध गुजरात के
1520 में मैंने बताया 1520 में ईडर का युद्ध हुआ है। ईडर गुजरात में पड़ता है, ये चित्तौड़ से मेवाड़ से लगता स्टिक एरिया गुजरात वाला ईडर कहलाता था। बारमल और मुजफ्फर शाह के साथ युद्ध था। युद्धों का क्या क्या कारण था, युद्ध होने के पीछे क्या क्या रीजन था, दिल थाम के बैठिएगा। मारदार फिल्म है, हॉलीवुड है पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसमें कोई रंगमंच नहीं आएगा बीच में। क्या नहीं आएगा बीच में? हाँ, इस फिल्म के अंदर कोई रंगमंच के काम है नहीं होने वाले। पूरी फिल्म मारधार पर आधारित है। समझ में आई? हाँ, पूरी हॉलीवुड वाली फिल्म हो गई है। बयाना का युद्ध भरतपुर में 16 फरवरी 1527 को ये बाबर के साथ होता है और बाबर की सेना का नेतृत्व है उनका बहनोई करता है। कौन करता है? बहनोई। मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी तो भाई लगाएगो बहनाई होगो, यदि लगाओ ने तो बाबर को बहने कौन हो? बाबर को बने। तो युद्ध तो बाबर के साथ ही हुआ है। इसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ है। 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ वो बाबर के साथ प्रत्यक्ष हुआ। बाबर उस युद्ध में थे। अब बात डिटेल से करते हैं अपन, 1 बाय 1 करके खातोली युद्ध। ध्यान से सुनना भी, ठीक है। लिखने पे ध्यान नहीं दें, सुनने पे ज्यादा जोर देने के लिए, है ना। क्योंकि सुनना सारी इंद्रियां पांचों एक्टिवेट हो तो शायद ज्यादा याद रहेगा। खातोली का युद्ध 1517। 1517 में उधर दिल्ली का जो शासक है इब्राहिम लोदी है। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। सांगा भी साम्राज्यवादी नीति के अपने राज्य को विस्तार करना चाहते हैं और उधर दिल्ली का शासक भी इब्राहिम लोदी साम्राज्यवादी नीति का है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। कहते हैं कि इब्राहिम लोदी ने सेना दिल्ली से अपने मेवाड़ की तरफ कूच कर दी। कूच का मतलब समझ रहे हो? प्रस्थान की। और सेना आन खड़ी हुई खातोली, और खातोली वर्तमान में है कोटा। कोटा में बात पता चला सांगा को। सांगा ने अपनी सेना को तैनात किया और युद्ध मैदान में आन खड़ा हुआ। तो महाराणा सांगा बनाम इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया और इब्राहिम लोदी का बेटा इसमें पकड़ा गया। इब्राहिम लोदी का बेटा पकड़ा गया। राजपूतों ने इब्राहिम लोदी के बेटे को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद 6 महीने बाद उनसे कुछ पैसा लिया इब्राहिम लोदी से। तेरा बेटा ले जा और पैसा दे जा। पैसा लिया, इब्राहिम लोदी के बेटे को छोड़ दिया। परंतु इस खातोली के युद्ध में सांगा के 4 बेटे हैं, याद रखिए। मूलतः सबसे बड़ा बेटा सांगा का है भोजराज, जो मीराबाई का हस्बैंड है। मीराबाई का हस्बैंड, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम वाली तो है मीरा वाइफ, है ना। और उसके हस्बैंड है भोजराज। भोजराज इनका बेटा है। दूसरा बेटा सांगा का रतन से। कौन है? रतन से। और तीसरा बेटा था विक्रमादित्य और चौथा था उदय से। वो 2 बेटे जो थे वो छोटे थे, नन्ना थे, है ना। तिरी तिरी मतोरी मतोरा वाली बात थी, उसमें वो छोटे थे और बड़ा था उसमें भोजराज। भोजराज की शादी हो चुकी थी भाई। भोजराज की शादी हो चुकी थी 1516 में। उस समय मीरा 18 साल की थी। मीरा को जब ब्याह हो, कानून के मुताबिक 18 वर्ष की आयु थी। सा क्या थी? 18। नन्ही उम्र में मीरा की शादी नहीं हुई। 1498 में मीरा का जन्म होता है और 1516 में मीरा का 18 साल की आयु में विवाह हो जाता है। फर्स्ट ईयर की डिग्री में ही मीरा फेल हो जाती है। मीरा फर्स्ट ईयर की डिग्री में ही फेल हुई। तो फेल कैसे हुई साहब? मीरा के जो पति भोजराज है, सांगा के बेटे भोजराज जो हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं। तो मीरा हुई फर्स्ट ईयर में फेल। वैसे फर्स्ट ईयर तो होती है तू मेरा मैं तेरी, सेकंड ईयर होता है तू तेरे मैं मेरे, थर्ड ईयर होती है तेरे वर्गी अगली कहेगी तेरे वर्गी। 3 साल की डिग्री होती है। अब इन 3 साल की डिग्री के बाद मास्टर डिग्री जो होती है वो 2 साल की होती है। कितने की? 2 साल की।
आगामी 2 साल, तो 5 साल लगते हैं इनके वैवाहिक जीवन की जो डिग्री होती है। इन 5 साल के अंदर कोई अगर सही सलामत निभा दे तो लाइफ ठीक रहती है। पर ये बेचारा ये बेचारा क्या, वो बेचारी मीरा फर्स्ट ईयर में ही क्या हो गई, फेल। बड़ी दुख की बात है। अब पेपर भी नहीं दे सकती, क्योंकि उस समय जो एक बार फेल हो गया सो हो गया। पर आजकल तो चाहे 5 बार फेल हो जाए, चाहे 6 बार फेल हो जाए, पेपर दे सकता है, पेपर दे सकता है, मतलब शादी कर सकता है। तो सांगा का बेटा भोजराज युद्ध में मारा गया, परंतु सांगा भी एक हाथ, दायां हाथ सांगा का कट गया, बाएं पैर से घायल हो गया, बाएं पैर से लंगड़ा हो गया। इस युद्ध के बाद याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात, खातोली युद्ध के बाद ही सांगा ने हिंदू पद की उपाधि धारण की। अच्छा प्रश्न बनेगा कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध के बाद हिंदू पद की उपाधि धारण की, तो आप कहोगे खातोली युद्ध के बाद धारण की। और खातोली पड़ता है कोटा, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर पहले की बात जब आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो तो आप विश्वास नहीं करते। हिंदू पद की उपाधि इन्होंने धारण की है खातोली युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? खातोली युद्ध के बाद। खातोली युद्ध के बाद हिंदू पद की उपाधि धारण करता है। और मेवाड़ का पहला शासक जो सर्वाधिक युद्ध लड़ता है वो महाराणा सांगा ही है। महाराणा सांगा, भले ही एक आंख नहीं है, पर एक आंख से वो दिखता था तो दुनिया को नहीं दिखता था साहब, ठीक है ना। इन्होंने एक राजस्थान संघ बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जयपुर जाएगी साहब ये बात। कौन सी? राजस्थान संघ। जबकि राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तब भी राजस्थान संघ नाम आता है, राजस्थान यूनियन की बात आती है तब बात यहां पे करते हैं राजस्थान संघ की। तो राजस्थान संघ का गठन करने वाला राजपूताने का अगर पहला शासक है तो वो महाराणा सांगा है। और राजस्थान संघ का गठन करने के बाद इन्होंने सभी राजपूत योद्धाओं को एकजुट किया और कहा कि मैं सर्वोपरि हूं, आप मेरे अधीन हैं। कहने का मतलब है उस समय राजस्थान के जितने भी रियासत के राजा होते थे वो सलाम तो सांगा को ठोकते थे, सांगा से डरते थे साहब कि कहीं एक आंख आप पर आन पड़ी तो दूसरे दिन दोनों आंख अपनी नहीं होंगी। इसलिए सांगा की राजपूताने के सभी राजाओं ने अधीनता स्वीकार की। क्या बोला है? क्या बोला है? वही जो आपने सुना है। क्या बोला? कि राजपूताने के सभी राजाओं ने राजसंघ के ऊपर हस्ताक्षर किए और सांगा की अधीनता स्वीकार की। इसी से एक प्रश्न बनता है कि राजपूताने का 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक जो बना वो खातोली के नहीं सॉरी ये सांगा बने। कौन बने? सांगा। याद रहेगी बातें। चलो मैं युद्ध क्रम में आपको लेकर चलता हूं। मैंने कहा इब्राहिम लोदी के बेटे को यहाँ पे बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उसको रखा गया जेल में साहब। पैसा लिया, सोचो वो दर से कैसा होगा। इब्राहिम लोदी को संदेश भेजा, तंत्र लाड लो तू तोड़ो चाहे कौन चाहे, बोल साल ले तंग तोड़ो तो चाहे क्यों का बड्डो ओई है भैया तो घणाई तूतड़ा है पर यो बक लखन को है थोड़ो सो। तो बोले एक पीसा दे तूतड़ा बेरो है कि टाबर की बात करे, तो एक पीसा दिया और इनसे समाने छोड़ दियो गयो। एक बाद में देखो, एक बाद की जो बात करा इब्राहिम लोदी के आर को दर्द भूल कौन पारियो, दौड़ा दौड़ा के मारियो संग। इब्राहिम लोदी जुत्ती लेके बाजू पगा अथा कर उगाने पगा दिल्ली बागणू पड़े। कहने इब्राहिम लोदी ने कांटा इब्बे ताई चुप रहा पैरा। कह गए इब्राहिम लोदी कांटा निकालिया को नहीं आ, कांटा को दर्द आज भी इब्राहिम लोदी को है। इब्राहिम लोदी का 2 सेना नायिका, एक मियाँ हुसैन और मियाँ मक्खन दरबार में बैठा। का साहब कहेंगे सपना में खोया हो? अरे बोल सपना, सपना की बात कर रहे हो? वो दर से आज भी याद आवे है का मेरे। अगर उन टाइम युद्ध में से नए भाग तो शायद दिल्ली दरबार दिल्ली राज के ऊपर और कोई बैठे हो तो
मार तो वो जचा जचा के। बोले साहब इसी बात है ना, तो थारो दर्द है मारो दर्द, थारो दुख है मारो दुख, अब की बार मानने दो या कमान, मैं ले आऊंगा सांगन। बोल जाओ कुटना जाओ तो जाओ। अब मियां हुसैन और मियां मक्खन सेना लेकर दिल्ली से चले। बाड़ी आ गए साहब, कहां गए? बाड़ी। और बात थी अगले ही साल की 1518। 17 में तो कूट के गया ही, हा 18 में फिर कुटना आ गया। अब की बार जच्चा जच्चा के दौड़ दिया इनका बाड़ी में बाढ़ के, कितना और कितना कितना दौड़ पड़े इनके, याद रह जो कि बाड़ी में बाढ़ के दौड़ मारे 18 के, बाड़ी में बाढ़ के दौड़ मारे कितना 18। पर एक याद रखा करो, खात गेरी बाड़ी में गायब के खावेगी 17, 18, 19, 20, 27 आवेगी। क्या बोले हो? खात गेरी बाड़ी में गायब के खावेगी 17, 18, 19, 20, 27 आवेगी। क्या आवेगी? 27। याद रहे 27 ना बोलिए 27 आवेगी, ताई ना बोलियो 27 आवेगी। क्या होगी? 27। समझ में आई? कोई डाउट है? अब मियां हुसैन और मियां मक्खन को हरा देता है। और बाड़ी के युद्ध के बाद महाराणा सांगा दिल्ली के शासक को 2 बार हरा देता है साहब। एक बार खातौली में हराया, हिंदू पद की उपाधि धारण के राजस्थान संघ बनाया, और दूसरी बार बाड़ी में बाढ़ मार के जेल लगा लगा के दौड़ मारा मियां हुसैन और मियां मक्खन। अब दिल्ली के बादशाह को पीटने वाला शासक बना तो उत्तरी भारत का शक्तिशाली शासक बनेगा कि नहीं भाई? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बाड़ी युद्ध के बाद अच्छा पर्सन बनेगा, इंपोर्टेंट आया तो मैं पास पार्टी बनती, आईएमपी फुल फॉर्म आईएमपी आया तो मैं पास पार्टी बनती। कौन सी बात के ऊपर पार्टी बनेगी भाई? कि किस युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद सांगा उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना। खातौली नहीं करेंगे, खातौली के युद्ध के बाद तो उन्होंने हिंदू पद की उपाधि धारण की, और खातौली के युद्ध में उनका बेटा भोजराज भी मारा गया। भोजराज मारा गया और उसी के अंतर्गत उन्होंने राजस्थान संघ के निर्माण किया था और सभी राजपूत राजाओं का अपने अधीनता स्वीकार करवाई। याद रहेगी? तो उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक महाराणा सांगा किस युद्ध विजय के बाद बने हैं? तो बाड़ी युद्ध के बाद। और बाड़ी कहां पड़ती है साहब? धौलपुर में। युद्ध हुआ था 1518 में। जागते रहिएगा, कोई सोइएगा नहीं, है ना? आपको रंगमंच वाली मूवी अच्छी लगती है, क्यों? अब इसके बाद देखिएगा, अब जो मैं कहानी बताता हूं वो है मालवा की। दिल्ली तक का हेर हमने पूरा कर लिया। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के साथ 2 ही युद्ध होते हैं, एक होता है खातौली का और दूसरा होता है बाड़ी का। ठीक है, पूरा पहले समझिए, आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी अपने को नहीं है, पहले सीख लो भाई। अब अपन बात करेंगे मालवा के शासक की। मालवा के साथ क्या थे युद्ध के कारण? मालवा का शासक था, जब शासक बने तो नसीरुद्दीन उर्फ नासिर शाह थे। नासिर शाह की 1511 में मृत्यु हो गई और 1511 में मृत्यु के बाद महमूद खिलजी सेकंड वहां के राजा बन गए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। महमूद खिलजी सेकंड वहां के राजा बन गए। अब उस समय राजा बनने के बाद क्या होता है कि चंदेरी पड़ता है एक मालवा के अंदर, मध्य प्रदेश में एक स्थान है चंदेरी। मालवा मध्य प्रदेश में एक स्थान है चंदेरी, और उस चंदेरी का एक व्यक्ति था मदेनी राय, और मदेनी राय मालवा के शासकों का था प्रधानमंत्री। क्या था? प्रधानमंत्री था। मालवा के शासक चंदेरी राय का नहीं, मालवा के शासकों के ऊपर चंदेरी राय का बड़ा प्रभाव था। जिसको चाहता मदेनी राय शासक बना देता, 5 दिन शासक बना, बोलते उधर ये बनेगा आज से शासक। अब
मदेनी राय के सहयोग से शासक तो महमूद खिलजी बन गया। ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़ी गजब है। मालवा का शासक मदेनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी सेकंड बन गया। महमूद खिलजी सेकंड जो राजा बने हैं मालवा के, वो मदेनी राय के सहयोग से बने। पर मदेनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी जो शासक बने तो योग्य थे, शक्तिशाली शासक थे, और मदेनी राय की बातों को मानने से मना कर दिया। बार बार मदेनी राय इंटरफेयर करता था, राजकाज के अंदर बाधा डालता था। मदेनी राय ने बोले तेरी गठड़ी बांध पोटड़ी, अब तू चाल, ते गणाई नचाए, अब तू चालू दिख गए ने तो तेरी जान बख्शी जाए। आज के बाद में मालवा का इर्द गिर्द भी तू दिख्यो है, ते मारा पूर्वजन गणाई नचाए, जत्ता हुआ कहे नहीं राजा बना दे, जच्चा हुआ बोले नहीं आज से ये होगा। मदेनी राय को वहां से निकाल दिया। मदेनी राय को मालवा से निकाल दिया। मालवा से मदेनी राय निकालने जाने के बाद सांगा के पास आए। किसके पास? सांगा। बोले साहब, मालवा का शासक महमूद खिलजी जो था उनका मैं प्रधानमंत्री हूं और वहां का राजकाज के बारे में पूरी बातें जानता हूं साहब। सांगा का भी साम्राज्यवादी नीति की बातें दिमाग में थी का अंदर का कोई आदमी मिल गया तो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सांग ने सोचा यह मुर्गी ठीक है, मालवा के ऊपर अभी कभी आक्रमण करेंगे तो दिक्कत नहीं आन पड़ेगी। तो बोला ठीक है, तो ऐसा कर, गागरोनगढ़ दुर्ग हमारा झालावाड़ खाली पड़ा है और उस दुर्ग पे तू राज कर। गागरोनगढ़ दुर्ग झालावाड़ मदेनी राय को दे दिया। किसको? सांगा ने महमूद खिलजी के जो भगोड़े थे, महमूद खिलजी ने जिसको निकाला था उसको गागरोनगढ़ दुर्ग में क्या दे दी? शरण दे दी और वहां का राजा बना दिया। साहब यहाँ पे राजकाज करिएगा आप लोग आराम से, कोई टेंशन नहीं। आप एक आंख से भी ढंग से देखा था। ये बात महमूद खिलजी को पता चली कि तेरे दुश्मन को सांगा ने क्या दे दिया? शरण। अब भाई दर्द होगा। ये कई बार टाबरा कमी थारम भी आपस में कोई नए बन तो, और एक दिन थारकन बैठे और दूसरे दिन दूसरा कन बैठे रहे, वो भी थारा दुश्मन हो जाए। काल तो मेरकन बैठे काकली, आज बैठे काकली पिलती कर, है ना, होता ही है भाई। अब सांगा के विरुद्ध हो गया कौन? महमूद खिलजी। अब महमूद खिलजी सेना लेकर चढ़ाई कर देता मदेनी राय पे, और मदेनी राय ने कही थी तू कड़े भी पाजे तेरे पंडो को छोड़ू मैं। तो मदेनी राय पर आक्रमण किया गागरोनगढ़ पर। आ बात बाछड़ियों कुदे खुट्टे के पान, मदेनी राय कुदे संगा का कान। बोल तू आ तो सुरी, तू आ दिल्ली वाला पूछ के आ पहली क्या हाल करो मैं। बोल तू कौन सा हाल करनी है? बोल मैंने करो तो मारा अणा करो को संगा, और तू आइए तू उन तू गाना पगा तेरे तो पगी कौन छोड़ा मैं। मदेनी राय और महमूद खिलजी की आपसी अनबन थी और गागरोनगढ़ दुर्ग पर महमूद खिलजी ने आक्रमण कर दिया। बड़ फोन करी जियो की सिम से, कहने सांगा ने अपनी बाई आंख खोली, बाई आंख खोली, दाई तो थी नहीं ना। फोन उठाया, आदेश दिया अपनी सेना को तुरंत चलो, मदेनी राय की जान खतरे में, मदेनी राय की जान है खतरे में। एक हरिदास सारण था, एक हरिदास है चाण सामन था उसका। सांगा के एक सामन था हरिदास है चाण। हरिदास सारण को भी कहा तू भी आ जा, घेर उधर से मालवा के इधर से आ रहे हैं, घेर ले उसको, उधर से मैं आ रहा हूं सेना लेके। तो कहते हैं गागरोनगढ़ दुर्ग झालावाड़ का युद्ध होता है कब? 1519। कब होता है? 1519। 1519 में युद्ध का जो मूल कारण था मदेनी राय था, पता ही आपको। मदेनी राय को सांगा शरण देता है। मालवा के शासक महमूद खिलजी युद्ध में हार जाते हैं और युद्ध में महमूद खिलजी को पकड़ लिया जाता है। साहब इसको पकड़ लिया और हरिदास सारण जो सांगा का एक सामंत है,
उसने इसको बंदी बना लिया। बोल कट जाओ मुर्गी से उड़ा, पकड़ के बिठा लियो। बोल साथ छोड़ दो, मैं तो तारी काली का थार साग हमारी तो कोई दुश्मनी को नहीं है। बोलियो लियो मुमकिन को आगे से करा तो थारी पक्की काली का। महमूद खिलजी अरेदास साण बोले बैठ जा, जब तक हमारा हेड नहीं आवे बण को दिद्दो गुल से नहीं जदी जाए। हरिदास साण ने महमूद खिलजी को बंदी बनाकर बैठा लिया। अब इस युद्ध में माणा सांगा के दो सहयोगी, एक तो मेदिनी राय तो रहेगा ही रहेगा, मेदिनी राय तो रहेगा ही रहेगा, श्योर है वो तो, क्योंकि प्राण उसके बचाने के लिए आए। और उनका जो दूसरा सहयोगी है हरिदास साण, जो माणा सांगा कह के सामंत है। मालवा के शासक महमूद खिलजी को बंदी बनाया। बंदी बनाए जाने के बाद युद्ध विजय के बाद माणा सांगा ने इस मेदिनी राय की वीरता से बड़े प्रभावित हुए और अपने जो कमर पटिका थी, कमरे पटिका और अपने श्रवण मुकुट मेदिनी राय के सर पे रखा। बोला यो ले बेट, ऐसे बड़ी की तो किमी है ही को नहीं। सांगा ने अपना श्रवण मुकुट, सोने का मुकुट है और कमर पेटी का मेदिनी राय को भेंट स्वरूप दे दिया। गिफ्टेड था वो, गिफ्ट दिया भाई। जैसे राजस्थान का ऊंट भी राजस्थान में गिफ्टेड है, सब पता है ना आपको। तो मेदिनी राय को इन्होंने दिया, अपना स्वर्ण मुकुट दिया और अपनी कमर पेटी का सांगा ने उसको भेंट स्वरूप दी। इस बात का उल्लेख तब काते अकबरी एक पुस्तक है, कौन सी? तब काते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद की। कौन सी? निजामुद्दीन अहमद ने एक पुस्तक लिखी है तब काते अकबरी, और ये उल्लेख तब काते अकबरी में मिलता है। सांगा ने हरिदास साण की वीरता से प्रभावित होकर के उनको 12 गांव और दे दिया। कितने गांव? 12 गांव दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एपिसोड में अब महमूद खिलजी सेकंड का क्या होगा? 6 महीने जेल में रहा, 6 महीने जेल में रहा और बाद में इनसे धनराशि लेकर के सह समान इज्जत के साथ इनको बाइज्जत बरी कर दिया। यानी महाराणा सांगा की बैठी वहां पे जज कौन बैठे हैं? महाराणा सांगा, और वहां पे अपराधी कौन है? महमूद खिलजी के सभी तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मालवा के शासक महमूद खिलजी को 6 महीने की कड़ी सजा के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है। छोड़ दिया महमूद खिलजी को, छोड़ दिया। कितने महीने बाद? 6 महीने। 6 महीने पूरा पानी पकड़वाए, सब चक्की पिसवाई पूरी की पूरी। हाँ, बोला टोपीस। इसके बाद अगली जो घटना है वो ईडर का युद्ध का क्या कारण था, पहले मैं कारण बताता हूं। ईडर जो अपने राजस्थान के दक्षिण पश्चिम का जो गुजरात का एरिया लगता है, वो गुजरात वाला एरिया ईडर कहलाता था। और उस समय ईडर का शासक बारमल बनना चाहता है। कौन बनना चाहता है? बारमल। यानी ईडर का जो पहले शासक था उसके स्थान पे बारमल शासक बनना चाहता है। सांगा ने बीच में था, बताऊं आपकी टांग अड़ानी थी। सांगा ने बारमल को हटा के रायमल को राजा बना दिया। इस बात से बारमल हो गया नाराज। बारमल गया गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से, बोले साहब थे मारो सहयोग करो। और मुजफ्फर शाह जो द्वितीय थे गुजरात के, वो सेना लेकर के ईडर के रायमल को हटा दिया। किसको हटा दिया? रायमल को। अब की बार रायमल ने फिर कॉल किया किसको? सांगा को। जियो फोन से फिर फोन किया सा कि सांगा जी। बोले हाँ जी, आओ जी, बचाओ हमारा प्राण। और आपकी बाईं आंख खुली, सेना को दिया आदेश, बोले चलो हो जाए युद्ध की तैयारी। और मुजफ्फर शाह द्वितीय कि सेना के साथ आमना सामना हुआ, क्योंकि वो दो थो। बारमल कहीं का पाण कुद्दो मुजफ्फर शाह, दोनों का फिर पड़ी लाता अन्य कुडालियां चलाया सा। ए दोनों कुडालियां ये गुजरात बढ़ गयो और यो ईडर की सीमा पार कर गयो। कारण था रायमल को राजा बनाया,
तो आपको ये याद रखना है कि ईडर का युद्ध कब हुआ है, किसके साथ हुए हैं। तो ईडर का जो शासक रायमल भारमल बनना चाहता था, रायमल को बना दिया था, तो भारमल और मुजफ्फर शाह द्वितीय के बीच था। बात समझ में आई? कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, कोई दिल दिमाग में कोई बात गूंज रही हो? जैसे जयमल के दिल में घंटी गूंजी थी, ऐसे आपको भी दिमाग में कोई चीज़ हो तो पूछ सकते हो। बेखौफ पूछिएगा, कोई भी बात कहीं से भी पूछेगा। पूछना है कोई बात? नहीं पूछना, कोई बात। इसके बाद होता है बाबर का भारत में आगमन। बाबर को भारत आने का निमंत्रण दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी देते हैं। ये दौलत खान लोधी सिकंदर लोधी का भाई है, इब्राहिम लोधी का चाचा है। ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली का जब शासक था सिकंदर लोधी, यानी क्यों आया उस समय ये? दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी तो बेटा था सिकंदर लोधी का, सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी था, जबकि सिकंदर लोधी का भाई दौलत खान लोधी है। अब भाई के मर जाने के बाद राजकाज करना चाहता था दौलत खान लोधी और राजा बन जाता है इब्राहिम लोधी। इस बात का दर्द था दौलत खान और आलम खान लोधी को। इन्होंने सूचना भेजी बाबर को। किसको? बाबर को भेजी। बाबर की बाद में बात करेंगे, क्या आप एक बार बता देता हूं। बाबर को सूचना भेजी कि साहब दिल्ली दिलाने में आप हमारा सहयोग करें, हम आपको अच्छा कर देंगे, दिल्ली तक आइए। बाबर सोची दिल्ली तक ही खड़े, बीच में वो एक आंख खोल ली त्रिनेत्र की तरह। डरते किससे? सांगा से। सांगा का डर कि आएगा तो भी बाबर राजस्थान होकर ही तो आएगा। कहां से? राजस्थान होकर ही तो जाएगा। अगर दिल्ली जाएगा तो आसमान से थोड़ी जाएगा। तो बाबर को डर था कि कहीं पर उसने अपना त्रिनेत्र खोल दिया और सेना तेरे सामने उतार दी तो तेरे तो ख्याल रहेगा, बाल चुंडा को तेरा तो एक, क्योंकि वो विरोधियों का बड़ा अच्छा बुरा हाल करता था। तो बाबर ने एक सलहदी तंवर, रायसीना का एक व्यक्ति था सलहदी तंवर, उसको बुलाया। बाबर ने बुलाया। बाबर ने कहा सलहदी तंवर को, आप सांगा को एक संदेश दें, सांगा हमारा सहयोग करे, इब्राहिम लोधी के विरुद्ध हमारा साथ दे। तो सांगा को कहलवा दिया कि सलहदी तंवर के हाथ कहलवाया कि जब दिल्ली को हम जीत लेंगे, दिल्ली जीतने में आप हमारा सहयोग करेंगे, तो दिल्ली जीतने के बाद दिल्ली हमारा और आगरा तक का राजा आपका। सांगा ने हां कर दी। सांगा ने क्या कर दी? हाँ। सोचिए यार, बिना लड़े एक युद्ध, इतनो राजपाट इतने लंबो विस्तार हो गए तो क्या दिक्कत है। परंतु दूसरे दिन सभा चली तो सांगा के सामंतों ने कहा कि साहब वो सांप कभी था नहीं डसा, फिर आज वो इब्राहिम लोधी के विरुद्ध आप साथ दे रहे हो। चलो ठीक है, इब्राहिम लोधी आपका दुश्मन है, मान लिया, इब्राहिम लोधी आपका दुश्मन है, पर इब्राहिम लोधी को हारवाने के बाद जब दिल्ली के ऊपर बाबर का राज हो जाएगा तो कल को वो भी तो आपका दुश्मन बनेगा। बोले यार यह मैं तो सोची ही नहीं, अब बात तो बड़ी गजब है। बोल फिर क्या किया जाए? बोल नहीं, आप साथ कौन जाए। फिर पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का, और इस युद्ध में सांगा साथ नहीं देता और उसी युद्ध का कारण बनता है, सांगा का साथ नहीं देने की वजह से
बाबर और सांगा के बीच मतभेद, परंतु मतभेद के कारण भी कुछ और है, मैं बताता हूं आपको। अगर वो बयाना पर अधिकार नहीं करते, बयाना पर अधिकार नहीं करते, मेहंदी ख्वाजा बाबर की सेना का सेना नायक है और पानीपत का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने बयाना को अधिकार में ले लिया, बयाना भरतपुर को, बोलो वो अपना साथ कौन दो, बयाना जीत लो। ये बात जब पता चली सांगा को तो सांगा उसके विरुद्ध होने ही थे। पर आप बात करते हैं बाबर का मूल नाम। बाबर का मूल नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पापा का नाम उमर शेख मिर्जा है, माता का नाम खानम बेगम है। 1503 में इनका इंतकाल हुआ। क्या हुआ? इंतकाल, इनकी मृत्यु हुई। ये अल्लाह ताला को प्यारे हुए। आगरा में इनकी मृत्यु हुई। आगरा में पहले आराम बाग में इनको दफना दिया गया। फिर इनके जो समर्थक बोले नहीं 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 नहीं, वापिस काबुल ले चलो, तो इनकी दोबारा कब्र खुद दी और कड़ा हड्डी फांसड़ियाँ ले जाके फिर काबुल दफनाया। बेचारा 2 बार कट दिया, मरेड़ा ने भी कौन छोड़ दिया। किसने? बाबर। आराम बाग में दफनाया और फिर इसको काबुल में 2 बार दफनाया गया। इसको मकबरा इसका काबुल में ही बना और भारत आने का निमंत्रण इसको दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया। दौलत खां लोधी पहले करेंगे, इसके बाद की जो बात है वो पानीपत का युद्ध है। कौन सा? पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है और इस पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी हार जाता है। इब्राहिम लोधी के हार जाने के पीछे कई कारण थे। इसमें बाबर पहली बार तोप का प्रयोग करता है। भारत में अगर किसी युद्ध में तोप का पहली बार प्रयोग हुआ है तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ है। हरियाणा वालों की विशेषता रही है, बोले लड़न की जी करें तो मारे घणो ही दंगल पड़े, सरस्यों लड़ियो, कहीं बचनो हुआ तो सरस्यों घुस जाओ। और जी में आवे जितना जोश है मार लो, एरियो खाली पड़े। देखो महाभारत का जितना युद्ध हुए कुरुक्षेत्र का बड़ा बड़ा युद्ध जो है हरियाणा में हुए, चाहे अपने तराइन को युद्ध क्यों है वो यहीं को नहीं हुआ। हाँ ये क्या करता, आ जाओ खाली पड़े, बचनो तो शीर्षम पड़ी है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किस किस के बीच होता है? इब्राहिम लोधी बाबर के बीच। बाबर इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग करता है, तोप का प्रयोग करता है, तुलु गमा पत्ती का प्रयोग करता है। तुलु गमा पत्ती क्या होती है? तुलु गमा पत्ती एक सेना को इस प्रकार से समायोजित करना, एक व्यवस्थित तरीके से कमान संभालना। एक तरफ होते तोप, एक तरफ से होते हैं तीरंदाज और एक तरफ होते हैं तलवारधारी। 3 ओर से सेना चलती है। एक तरफ से तोप चलेंगी, इस साइड से धनुर्धारी और इस साइड से घुड़सवार। आगे से जो सामने वाली सेना आती वो पूरी तरह से चारों ओर से गिर जाती। यही होती थी तुलुगमा पद्धति। पहली बार तुलुगमा पत्ती और तोप खाने का प्रयोग हुआ और इब्राहिम लोधी इस युद्ध में हार गए। दिल्ली आगरा पर अब राज हो गया बाबर का। किसका? बाबर का। और मुगल साम्राज्य के होगी अब शुरुआत। कारण क्या था? सांगा इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर का साथ नहीं दिया। सलादी तवर के साथ बाबर ने सांगा को कहलवा दिया था कि आप इब्राहिम लोधी के खिलाफ हमारा साथ दोगे तो आगरा तक का राज आपका और दिल्ली तक का राज हमारा। ऐसा मैंने बताया आपको। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का सेना नायक जो मेहंदी ख्वाजा था, मेहंदी ख्वाजा बाबर का जो बेनोई था, उसने बयाना भरतपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और यही कारण बना बयाना का युद्ध। कौन सा? बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध से पहले बाबर के एक ज्योतिषी थे मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने बाबर को कह दिया था, अरे बाबर के खिलाफ मत लड़ो, अन्यथा हार का सामना करना पड़ेगा। बाबर इतनी बात सुनते मोहम्मद शरीफ की धड़ से कलम अलग कर दी। साहब बोल तू सिखाओगे? माना मैं दिल्ली जीत ली, बयाना जीतेंगे
सांगा कौन है, सांगा को हरा देंगे हम, दिल्ली तक को हरा दिया। न्यू को ने रब्बावड़ा बूची दिल्ली आड़े तो उगाना पगा बगायो हो सांगे, बगायो को नहीं। तो बयाना का युद्ध से पहले बाबर का एक ज्योतिषी था जिसका नाम मोहम्मद शरीफ था। मोहम्मद शरीफ ने कह दिया था बाबर को, सांगा के विरुद्ध मत जाइए जनाब, अन्यथा हार का सामना देखना पड़ेगा। इतनी बात बोलते ही बाबर से रहा नहीं गया, तलवार उठाई और मोहम्मद शरीफ को धड़ से सर कलम कर दिया, मार दिया। वही हुआ जो मोहम्मद शरीफ ने बताया। बयाना का युद्ध हुआ 16 फरवरी को, 16 फरवरी 1527 को। और इस बयाना के युद्ध में बाबर का जो बहनोई था मेहंदी ख्वाजा युद्ध में घिर गया। एक सेना का सेना और सैनिक आया और बाबर ने कई सा थार बने ने तो घेर लियो। बाबर सोची तेरी बाण क्या गल लगेगी, अरे बोलो जल्दी जाओ, नहीं बात जीवन कौन देगी, शाम कहीं बोलो मार लेन मरवा दियो तन्ने के, तू कौन गई रे बाबरिया हैं। तो मेहंदी ख्वाजा को बचाने हेतु बाबर सेना भेजता है। सुल्तान मिर्जा किसके हाथ है, किसके हाथ, सुल्तान मिर्जा को भेजता है। और सुल्तान मिर्जा को कहता है मेहंदी ख्वाजा को युद्ध से बचाओ, अन्यथा मेरी जान आन पड़ेगी, मेरी बहना ले मारेगी मन। तो बोले तू क्यों कौन गई हो। अब मेहंदी ख्वाजा की घिरी हुई सेना को सुल्तान मिर्जा के सहयोग से मेहंदी ख्वाजा को युद्ध मैदान से निकाल लिया। और बाबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो मेहंदी ख्वाजा ने। युद्ध तो बाबर के साथ ही, पर बाबर खुद को नहीं है, बेरो को ने तेरे फुल जजद समझदार हो। परंतु सांगा का यहां पे जो साथ दिया है वो अलवर का हसन खां मेवाती है। ये पेपर में पूछा गया है कि बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा का सहयोगी कौन था, हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे खानवा का युद्ध, जो एक भयंकर विकराल युद्ध होगा। कोई भी छुट्टी ना मारे, इस एपिसोड को, अगले एपिसोड को देखने जरूर पैदारिएगा साहब। कोई भी काम मान पड़े खानवा का युद्ध जरूर देखना, है ना। तलवार बलवार कटार वटार लेके साथ सांगा की सेना में तैयार आना भाई, ठीक है। समझ में आई जो मैंने बातें बताई, कोई डाउटफुल थी आपको समझ में ना आई हो दोबारा बता देंगे।